नाज़रीन ग्रामी, आजकल हर तरफ एक ही बात सुनने को मिल रही है कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया तो क्या होगा। लेकिन इससे भी अहम और अहमियत का हामिल सवाल यह है कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान वाकई डिफॉल्ट होता है तो पाकिस्तान के कीमती एटमी असासों का क्या होगा। क्या हमें ये बेचने पड़ेंगे या फिर हमें इन एटमी असासों को गिरवी रखना पड़ेगा। आज की वीडियो में हम इसी अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि जब इसराइल ने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की थी तो वो कौन सी रूहानी शख्सियत थी जिसने पाकिस्तान के एटमी हथियारों की हिफाजत की थी और आज भी कर रही है। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले ये बात याद रखिए कि पाकिस्तान अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खास इनायत और तोहफा है और इनके हुक्म से मार्ज़े वजूद में आया है। लिहाजा पाकिस्तान को ता कयामत कोई आंच नहीं आ सकती। हालात का बदलना, सियासतदानों का मुल्क के खिलाफ दुश्मन से भारी रकूम लेकर नुकसान पहुंचाना तो मुमकिन है, लेकिन इसे खत्म नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की एटमी तंसीबात को तबाह करने के मंसूबे बनते रहे हैं और आइंदा भी बनते रहेंगे, लेकिन अल्लाह की जात कभी भी इनको कामयाब नहीं होने देगी। इसी तरह की एक कोशिश हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं और ये उस वक्त की बात है जब 1981 में इराक के एटमी रिएक्टर को कामयाबी से तबाह करने के बाद इसराइल का हौसला बहुत बढ़ गया था और उसने इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर हमला करने का मंसूबा बनाया। ये 80 की दहाई का दरमियानी अरसा था जब इंडियन गुजरात के जमानगढ़ एयरफील्ड पर इसराइली जहाजों का एक स्क्वाड पाकिस्तान के कहूटा एटमी प्लांट पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था। इन्होंने पाकिस्तान का एक बड़ा मुसाफिर बरदार जहाज गिराने का इरादा किया था जो सुबह सवेरे बहर हिंद के ऊपर से परवाज करता हुआ इस्लामाबाद जाने वाला था। इनका प्लान ये था कि वो एक कॉम्बैट या टाइट ग्रुप की शक्ल में परवाज करते हुए पाकिस्तान में दाखिल होंगे ताकि पाकिस्तानी रेडार्स को धोखा दिया जा सके और रेडार ऑपरेटर्स ये समझे कि शायद ये कोई एक ही बड़ा मुसाफिर बरदार जहाज है। फिर वो कहूटा पर बमबारी करके इसको तबाह कर देंगे और वहां से सीधे जम्मू कश्मीर जाकर रिफ्यूलिंग करेंगे और वापस निकल जाएंगे। कहा जाता है कि इस हमले की इत्तला जनरल ज़ियाउल हक को पाकिस्तान की किसी रूहानी शख्सियत ने दी थी और वो रूहानी शख्सियत अमीर हाजी अब्दुल वहाब साहब थे, जिन्होंने जनरल ज़िया को खबरदार किया था कि पाकिस्तान के खिलाफ फितना पैदा किया जा रहा है, लिहाजा कुछ कर लो। इसके बाद ISI ने अपनी भाग दौड़ तेज कर दी और बिलाखिर हमले से सिर्फ चंद घंटे पहले हमले और साजिश का सुराग लगा लिया गया। यानी हमला सुबह 4 बजे होना था और जनरल ज़ियाउल हक को रात 12 बजे इत्तला दी गई। जनरल ज़ियाउल हक ने सारी सूरत हाल का तेजी से जायजा लिया और फौरी फैसला किया कि हमले को रोका नहीं जाएगा बल्कि नाकाम बनाया जाएगा ताकि पाकिस्तान को जवाबी हमले का जवाब मिल सके और फौरन ही एक भरपूर जवाबी हमले का प्लान बनाया गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स के 3 दस्ते तश्कील दिए गए, जिनमें से पहले के जिम्मे ये काम था कि वो इसराइली जहाजों के हमले को नाकाम बनाए और इनको मार गिराए। दूसरे दस्ते को मुंबई ट्रॉम्बे में मौजूद इंडिया का भाभा न्यूक्लियर प्लांट तबाह करने का टास्क मिला, जबकि तीसरे दस्ते को नेजियो डेजर्ट में मौजूद इसराइल के डेमोना न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने का टास्क दिया गया। लेकिन इसराइल पर हमले में मसला यह था कि पाकिस्तानी जहाज वहां रिफ्यूलिंग न कर पाते और इनका गिरना लाजमी था, यानी वापसी मुमकिन नहीं थी और ये एक फिदाई मिशन था और इसके लिए 4 जवानों की जरूरत थी। जब एयरफोर्स के जवानों से पूछा गया तो 10 तैयार हो गए और उनमें से 4 का इंतखाब करने के लिए कुरा डालना पड़ा, क्योंकि हर जवान ये एजाज हासिल करने के लिए बेचैन था। कहा जाता है कि जनरल ज़ियाउल हक की अज़्म हिम्मत, कुव्वत फैसला और जंगी हिकमत अमलियों से खौफजदा इंडियन जनरल्स इस हमले के हक में नहीं थे और इसको खुदकुशी करार दे रहे थे। इनको कायल करने में इसराइल और इंदिरा गांधी ने बहुत मेहनत की थी। जनरल ज़िया और पाकिस्तानी एयरफोर्स शिद्दत से हमले के मुंतजिर थे। वो इसको आलमे इस्लाम के 2 बड़े दुश्मनों को इनकी एटमी कुव्वत से महरूम करने का एक सुनहरी मौका समझ रहे थे। अमेरिकी सैटेलाइट ने पाकिस्तानी जहाजों की गैर मामूली नकलो हरकत को नोट किया और फौरन इसराइल और इंडिया को आगाह किया और इन्होंने निहायत भूंडे अंदाज में अपने मिशन से पसपाई इख्तियार कर ली। इसको छुपाया भी न जा सका। नतीजे में पूरी दुनिया में दोनों की सबकी हुई। तब पाकिस्तान ने इसराइल को खबरदार किया कि न पाकिस्तान इराक है और न ही पाकिस्तानी फौज इराकी फौज है, लिहाजा आइंदा ऐसी किसी भी मुहिम जुई को इसराइल के लिए एक भयानक ख्वाब में तब्दील कर दिया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह की एक साजिश अब भी की जा रही है, लेकिन इस बार यह साजिश बड़ी चालाकी से जारी है। इस साजिश के मुताबिक पहले पाकिस्तान पर इतना कर्जा चढ़ाया गया कि जितना वो कभी अदा नहीं कर पाएगा।
लिहाजा इस कर्जे को खत्म करने के लिए अमेरिका और इसराइल की जानिब से ये आफर्स दी जाने लगी कि अगर पाकिस्तान अपने एटमी असासे हमारे पास गिरवी रख दे तो हम पाकिस्तान को मजीद कर्जा देने के लिए भी तैयार हैं। याद रहे कि अगर पाकिस्तान इनकी ये बात नहीं मानता और IMF पाकिस्तान को मजीद कर्जा फ्राहम नहीं करता तो पाकिस्तान जल्द ही डिफॉल्ट हो जाएगा और फिर हमारे असासे खुद ब खुद कर्जा फ्राहम करने वाले ममालिक के पास चले जाएंगे। इसके अलावा कुछ माहिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं होगा और अगर डिफॉल्ट हो भी गया तो हमारे असासे बिल्कुल महफूज रहेंगे। पाकिस्तान ने इस एटमी प्रोग्राम के लिए दिन रात कई साल तक काम किया है और फिर जाकर इस मिशन में कामयाबी हासिल हुई। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का आगाज कुछ यूं होता है कि आजादी के बाद पाकिस्तान ने एटमी हथियार बनाने का अंदिया दिया और सन 1953 में अमेरिका के साथ एक मुआहदे पे दस्तखत किए कि अमेरिका सनती और पुरअमन मकासद के लिए एटमी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और रिएक्टर की तामीर में पाकिस्तान की मदद करेगा। इसके बाद पाकिस्तान ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बुनियाद रखी, लेकिन अब पाकिस्तान के सामने यूरेनियम को हासिल करना सबसे बड़ा मसला था। 1963 में बाकायदा तौर पर कमीशन बनाकर यूरेनियम की तलाश शुरू कर दी गई और कुदरत भी पाकिस्तान पे मेहरबान हुई और पाकिस्तान ने आखिरकार डेरा गाजी खान के मकाम पे यूरेनियम के जखायर दरियाफ्त कर लिए और फिर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने इसको निकालना शुरू किया। भारत के एटमी प्रोग्राम का इल्म पाकिस्तानी इदारों को 1965 में ही हो गया था। फिर पाकिस्तान ने अपनी बका के लिए एटमी सलाहियत हासिल करने की कोशिश तेज कर दी। फिर जब पाकिस्तान ने इंडियन मदाखलत और इधर हम उधर तुम वाले नारे की वजह से 1971 में मशरकी हिस्सा खो दिया, तब इदारों को यह बात समझ में आ गई थी कि अगर भारत का मुकाबला करना है तो हर सूरत में एटम बम बनाना होगा। चागी के पहाड़ों के दामन में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से वाबस्ता साइंसदानों के ग्रुप ने यह नारा बुलंद किया था, घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कनाडा की मदद से 1972 में लगाया था। 1974 में किसी प्रेशर की वजह से कनाडा ने मदद करने से इनकार कर दिया और 1974 में ही इंडिया ने एटमी तजर्बा किया, तो पाकिस्तान के लिए अब एटमी ताकत हासिल करना नागुज़ीर हो गया था। फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जिम्मेदारी सौंपी गई और फिर यूं हुआ कि सन 1989 में अमेरिका ने पाकिस्तान की इमदाद मुअत्तल कर दी और मौक़िफ़ अपनाया कि अब पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम पुरअमन नहीं रहा। वक्त गुजरता रहा और भारत ने सन 1996 में एटमी वार हेड ले जाने वाले पृथ्वी मिसाइल का तजुर्बा किया। फिर 1998 में जब भारत ने यके बाद दीगरे 2 धमाके किए, तब इंडिया का लहजा तब्दील हो गया और इंडिया ने पाकिस्तान को धमकाना शुरू किया। तब पाकिस्तान के अंदर से तमाम हलकों की जानिब से आवाजें उठना शुरू हुई कि भारत को जवाब दिया जाना चाहिए। उस वक्त पाकिस्तान नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा था। पाकिस्तान के ऊपर बैरूनी दबाव बढ़ रहा था। तब चागी के पहाड़ों को धमाके के लिए चुना गया और आखिरकार 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एक साथ 7 धमाके करके दुनिया को यह बता दिया कि अब पाकिस्तान एक एटमी पावर बन चुका है और पाकिस्तान का दिफा अब बहुत ही मजबूत हाथों में है। जी तो मुअज़्ज़िज़ साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना